तो चैप्टर नंबर 1 डाल दो और नाम बहुत ही आसान है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन मतलब हमें इंट्रो लेना है, और किसका लेना है? अकाउंटिंग का। मतलब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग क्या चीज है, आखिर किस चिड़िया का नाम है अकाउंटिंग। अब मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नया सब्जेक्ट का पहला बेस बनाना है और वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इसलिए थोड़ा तो समय लगेगा। ठीक है, देखो जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है बड़े लेवल का, मान लो उसे बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सबसे पहली जरूरत क्या है? पैसा। बिना पैसे के तो आजकल कुछ भी नहीं होता है ना। अगर सर्दियों का टाइम है और मूंगफली खरीदने जा रहे हो, 2 मूंगफली लेने जाते हो तो फ्री में नहीं मिलने वाली, वो भी तुम्हें पैसों से मिलेगी। तो बिजनेस कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली जरूरत क्या है? पैसा है सबसे पहली जरूरत। ये तो बात हुई बहुत बड़े बिजनेसमैन की। अब एक छोटे से बात करते हैं, छोटे लेवल पर। मान लो कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई बंदा है छोटी मोटी दुकान खोलना चाहता है अपनी गली में, मान लो स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहता है, ये मार्कर वगैरह, ये पेन पेंसिल कॉपी किताब ये सब बेचना चाहता है वो। तो मुझे बताओ उसको भी सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया उसके पास पैसा है भाई, तुम लोगों की तरह, जैसे तुम लोगों की जेब में हमेशा क्या भरा हुआ होता है? पैसा भरा हुआ होता है, उन लोगों के पास भी पैसा है, क्योंकि भाई हवा में तो सोच नहीं रहे। अगर बिजनेस करने की सोची है, अगर दुकान खोलने के बारे में सोचा है, तो सोच समझ कर ही तो करने वाले हैं ये काम। जेब में पैसा है तभी तो सोच रहे हैं, कि यूं ही सोचे जा रहे हैं कि यार आज बिजनेस खोलूंगा, लेकिन पैसा नहीं है, खोलूंगा जरूर, तो फिर तो खुल जाएगा एक दिन बिजनेस, है ना? गड़बड़ हो जाएगी। तो जेब में तो पैसा है, क्या पैसे होने से खुल जाता है बिजनेस? चलो दुकान सोचते हैं, क्या पैसा होने से ही दुकान खुल जाती है? नहीं। सबसे पहले तुम्हें एक दुकान लेनी पड़ेगी, पहला काम, है ना? दुकान लेनी पड़ेगी, चाहे तुम उसे किराए पर लो। मैंने क्या बोला? किराए पर लो। तुम्हें याद होगा किराए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंट। रेंट पर तुमने सबसे पहले क्या ली? एक दुकान ली रेंट पर, ठीक है। दुकान भी ले ली, जो भी किराया वगैरह लेना था, जिसका मकान मालिक था, जो दुकान का मेन होल्डर था, तुमने उससे किराया मालूम कर लिया कि ठीक है भाई 2,000 रुपए पर मंथ या 3,000 रुपए पर मंथ, जो भी है रेंट, है ना? रेंट तो दोगे ना, या फिर वो कहेगा यार क्या बात है, ले ले दुकान खाली पड़ी है। ऐसे नहीं होता, बिजनेस कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। मान लो उसने तो कह दिया अभी कि ले ले खाली पड़ी है, और पता चले तुमने सारा कुछ दुकान स्टार्ट करी, कस्टमर आने लगे, बीच में वो आके कह रहा है खाली कर, ऐसे थोड़ी ना होता है ना? तो पहले हर एक चीज को फिक्स करके चलो, जैसे कि तुमने क्या फिक्स कर दिया? रेंट, ठीक है। अब तुमने दुकान भी ले ली, पैसा था तुम्हारे पास, तुमने दुकान किराए पर ले ली। तीसरी चीज, दुकान लेकर कुर्सी लगा के बैठ जाओगे, बेचूं सामान, सामान कहाँ है? खाली बैठोगे? तुमने स्टेशनरी की दुकान खोलने के बारे में सोचा था, तुम्हें पेन्स मंगवाने पड़ेंगे, पेंसिल रबर बुक्स, है ना, कॉपी रजिस्टर, स्टेशनरी का जो भी सामान होता है वो सारा सामान तुम्हें मंगवाना पड़ेगा। मुझे बताओ जब तुम स्टेशनरी का इतना सारा सामान मंगवाओगे या लेकर आओगे, है ना, मंगवाओगे या लेकर आओगे, तो जरूरी है कि सारा स्टेशनरी का दुकान का सामान एक ही दुकान पे मिल जाएगा? ये तो मैं मानता हूँ, जो तुम सामान लेकर आओगे बड़ी मार्केट से लेकर आओगे, क्या एक ही शॉप के पास ये सारा सामान मिल जाएगा? नहीं, कोई सप्लायर होगा बुक्स का, जो क्या सप्लाई करता होगा? बस बुक्स। बात क्लियर हो रही है ना? कोई सप्लाई करता होगा पेन वगैरह। मान लो तुमने किसी ऐसी कंपनी को कांटेक्ट करा जो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करती है? पेन बनाती है भाई, अच्छी कंपनी है, सेलो, लग्जर, है ना, अलग अलग तरह के पेन होते हैं। फिर तुमने कांटेक्ट करा कि चलो अब हमें शीट्स भी चाहिए, है ना, शीट्स भी तो होती हैं, और भी बहुत सारा सामान होता है। मुझे बताओ जब तुमने अलग अलग दुकानों पर जाकर अलग अलग तरह का सामान खरीदा है, ये काम तुम्हें एक ही बार करना पड़ेगा, या जब तक बिजनेस चलेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक करते रहना पड़ेगा? तब तक करते रहना पड़ेगा ना भाई। एक ही बार में जिंदगी भर का सामान खरीद लिया कि जब मरूंगा तब मामला, तब तक का मामला खत्म कर दिया तुमने? ऐसा नहीं होता। हो सकता है तुम्हें हर हफ्ते जाना पड़े सामान लेने, हो सकता है तुम्हें हर महीने जाना पड़े, 2-2 महीने बाद जाना पड़े, 6-6 महीने बाद जाना पड़े, जाना पड़ेगा ना? जाना पड़ेगा। कभी कभी तुम किसी ना किसी से क्या करके आओगे? उधार करके आओगे। भाई चलता है बिजनेस के अंदर, छोटे से छोटे धंधे में और बड़े से बड़े धंधे में, अगर तुम रेगुलर कर रहे हो, अगर तुम उस बिजनेस को रेगुलर कर रहे हो, हर साल का तुम्हारा काम है, तो थोड़ा बहुत क्या चलता रहता है? उधार चलता रहता है। ये बिजनेस में होता है अक्सर, तो उधार करके आओगे। कभी कभी किसी को तुम कैसे पेमेंट कर दोगे? कैश पेमेंट कर दोगे, ठीक है, कैश पेमेंट कर दिया, किसी को उधार पेमेंट कर दिया। मुझे बताओ जब तुमने किसी से उधार खरीद लिया है,
टेंशन मत लो, अभी मैं ऐसा बेस बना रहा हूँ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर मैं चिपका के छोड़ूंगा। लिखने से और देखने से ज्यादा समझने पर ध्यान दो, बस उसी का खेल है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर भी मैं आ रहा हूँ, इन चीजों को समझो जो मैं कहानी सुनाता जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, केवल सुनना ही तो है भाई। क्यों परेशान हो रहे हो? कानों को खोलकर बैठो और आंखों से देखते रहो बस। ना तो मैं तुमसे कुछ लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ना ही मैं तुमसे कोई मेहनत करवा रहा हूँ। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आने वाला हूँ बस थोड़ी देर के अंदर अंदर, मुश्किल से 2 मिनट का और समय चाहिए बस। तो मुझे बताओ, तुमने बुक्स वाले से उधार कर दिया, पेन वाले को हाथों हाथ कैश दे दिया ना, ऐसा हम करते रहते हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है। बताओ, अगर तुमने किसी से उधार खरीदा है, मान लो 10,000 रुपए की किताबों का बुक्स का ऑर्डर दिया था, तुमने उसे 10,000 रुपए पेड नहीं करे, तो बताओ करोगे नहीं क्या? तुम्हें कभी ना कभी तो वो पैसे उसे वापस देने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिए तो बुक्स भी नहीं मिलेगी, और वो आगे तुमसे बिजनेस नहीं करेगा, और वो अपने पैसे अपने तरीके से निकलवा लेगा। समझते हो ना अपना तरीका? तो तुम, बाकी तो तुम लोग समझदार हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो अपने तरीके से पैसा निकलवा लेगा, तो कुल मिलाकर पैसे तो देने ही पड़ेंगे, या तो शराफत से दे दो या फिर वो अपनी शराफत से तुमसे ले लेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या एक से ही उधार कर रहे हो? नहीं, ये तो मैंने 3 आइटम लिखे हैं, बुक्स, पेन, शीट। स्टेशनरी पर हजारों सामान होते हैं, और वो हजारों सामान हजारों दुकान से वो खरीदता है, और उन हजारों दुकानों में आधी दुकानों पर वो क्या करके आता है? उधार। मुझे बताओ, 300-400 लोगों से वो क्या करके आया है? उधार करके आया है। क्या इतनी सारी बातें याद रहेंगी उसको, या तुम्हें, या मुझे? किसी को भी नहीं रहेंगी। इतनी सारी बातें शायद मुझे रह जाए याद, शायद तुम लोगों को रह जाए, लेकिन एक बिजनेसमैन को, वो मूर्ख होता है, वो उसको नॉलेज है बिजनेस करने की, ना कि चीजों को याद रखने की, ठीक है। वो भूल जाएगा, तो वो क्या चाहता है? वो इतनी सारी चीजों को ये चाहता है कि कहीं ना कहीं पे क्या करके रखा जाए? रिकॉर्ड करके रखा जाए। इतने सारे डाटा को किससे उधार में खरीदा है, किससे उधार में बेचा है, किसको कैश दिया है, किससे पैसा लिया है, किससे रेंट लिया है, किसको रेंट दिया है, किससे क्या करा है, इतनी सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखना। इतनी सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखने का काम किसके अंदर सिखाया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग कहने का मतलब इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन अगर तुम अपने बिजनेस में कर रहे हो, किसी से उधार खरीद रहे हो, किसी से कैश में खरीद रहे हो, किसी को उधार बेच रहे हो, किसी से कैश बेच रहे हो, तो इतनी सारी बातों को क्या तुम याद कर पाओगे? क्या एक बिजनेसमैन याद कर पाएगा? क्या सालों साल इतनी सारी बातों को याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। याद तो तुम्हें तभी रहेगा जब तुमने इतनी सारी बातों को कहीं पर क्या कर रखा है? रिकॉर्ड कर रखा है। और रिकॉर्ड और कुछ नहीं है, इट इज एन अकाउंटिंग। यही चीज क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। अब मुझे बताओ, इतनी सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं, सबको रिकॉर्ड करना जरूरी है ना? बिल्कुल, सबको रिकॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन क्या मुंह उठा के कुछ भी रिकॉर्ड कर दोगे? नहीं, हर तरह की चीज को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है, तुमने लिख रखा था अपने में कि मैंने परचेज करी थी बुक्स, किताबें परचेज करी थी, है ना? स्टेशनरी का तुम काम कर रहे थे, और तुमने क्या परचेज करी थी? किताबें परचेज करी थी, लेकिन कितने की करी थी, कितनी करी थी, कुछ नहीं पता। कितने की किताबें परचेज करी थी? 10,000 की, 15,000 की, 5,000 की, कुछ नहीं पता। कितनी करी थी? कुछ नहीं पता। क्या इसको रिकॉर्ड करोगे? भाई अधूरी इंफॉर्मेशन है। पहले जो भी तुम ट्रांजैक्शन क्या करना चाहते हो, रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को करने के लिए पहले मेजर तो करो। तुम्हें यही नहीं पता कि कितनी बुक्स खरीदी है, किससे खरीदे हैं, ठीक है, कितने रुपए की खरीदी हैं। क्या तुम्हारे पास इतनी सारी चीजों की मेजरमेंट है? इतनी सारी चीजों की मेजरमेंट ही नहीं है, तो रिकॉर्ड क्या खाक करोगे? अमाउंट क्या डालोगे? और मुझे बताओ, बिना अमाउंट के क्या अकाउंटिंग के अंदर क्या कोई काम होता है? मैंने उससे खरीदा है, कब से बोले जा रहे हो मैंने उससे खरीदा है। सामने वाला बोलेगा भाई कितना खरीदा है, बता भी दे। कहेगा वो नहीं पता लेकिन खरीदा है। कहेगा भाई बहुत ही कमाल बिजनेस करता है, ज्यादा ही खरीदा है लगता है। तो वो खरीदता रह जाएगा और एक दिन उसका बिजनेस बिक जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत है कि ट्रांजैक्शन को पहले मेजर करो अमाउंट में, तब रिकॉर्ड करो। और अब मुझे बताओ, हम कई बार उधार बेचते हैं, कई बार कैश बेचते हैं, कई बार उधार खरीदते हैं, कई बार कैश खरीदते हैं। क्या सारी ट्रांजैक्शन को एक साथ? नहीं, अलग अलग। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए? क्लासिफाई करना चाहिए। क्लासिफाई का मतलब होता है अलग अलग करना चाहिए। भाई बेचने की ट्रांजैक्शन अलग,
खरीदने की ट्रांजैक्शन अलग, बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं और बहुत सारी चीजें हम बेचते हैं, है ना। खरीदने की ट्रांजैक्शन अलग, बेचने की ट्रांजैक्शन अलग। अब मान लो तुम्हारी दुकान पर एक काफी सारा काम बढ़ गया, बहुत कस्टमर आने लगे, भाई अच्छी सप्लाई करते थे तुम, बढ़िया क्वालिटी के गुड्स उन्हें लाकर देते थे कस्टमर्स को, खूब कस्टमर आने लगे, भीड़ लगने लगी। अब क्या तुम अकेले रहोगे? नहीं, तुम क्या रखोगे? स्टाफ रख लोगे। मान लो स्टेशनरी की शॉप है, तुमने 2 लोगों का स्टाफ रख लिया। तुमने कितने लोगों का स्टाफ रख लिया? 2 लोगों का। मुझे बताओ, क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन में या जितने भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें 2 लोग होते हैं? नहीं। अभी तो हम दुकान के बेस पर सोच रहे हैं, तो मैंने 2 लोगों का एग्जांपल दिया है। खैर, स्टाफ तो स्टाफ होता है, बदले में क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। बताओ, बिना पैसों के काम करते हैं क्या? सैलरी समझते हो ना। जब हम किसी से काम करवाते हैं तो बदले में उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, है ना। उसको क्या देनी पड़ती है? सैलरी देनी पड़ती है। भाई सैलरी तो बहुत फैमिलियर टर्म है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा, मम्मी को छोड़ो, पापा कहीं ना कहीं काम करते हैं, ठीक है, उन्हें वहां से क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। सिंपल भाषा में समझो तो क्या मिलती है? इनकम मिलती है। समझ रहे हो ना। तो तुम्हें भी अपने वर्कर को, अपने स्टाफ को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। मान लो ये 2 वर्कर नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, 200 वर्कर हैं या 2000 वर्कर हैं। चलो, 2 की तो तुम्हें सैलरी याद रहेगी, इसको दे दी, इसको देनी है, इसको दे दी, इसको देनी है, याद रहेगी। क्या 2000 वर्कर की याद रहेगी? किसको कितनी कब देनी है? समझ रहे हो ना। तो इतनी सारी बातों को तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा, कितनी देनी है। फिर जितनी देनी है ना, उस चीज को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग तरीके से हम उसे क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। तो ध्यान से सुनो, accounting is an art of measuring, accounting is an art of recording, accounting is an art of classifying। तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार ये शब्द क्यों लगा रहा हूं आर्ट, इसमें आर्ट वाला क्या बात है? ध्यान रखना, आर्ट का मतलब सिर्फ ड्रॉ करने से या चित्रकारी करने से नहीं होता है। आर्ट का मतलब ये होता है, तुम किसी भी काम को कर रहे हो एक तरीके से, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। मुझे बताओ, हर कोई अकाउंटिंग कर सकता है? नहीं। ये आर्ट सबको नहीं आती। जो इस आर्ट का माहिर होता है या जो ये आर्ट सीख कर आया है, वही बंदा इस आर्ट को कर सकता है। हर कोई इस आर्ट को नहीं कर सकता। अगर मैं गांव वाले से बोलूं चल भाई अकाउंटिंग कर, वो उसे समझ में नहीं आएगा, सब खराब कर देगा, है ना। तो अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसको आती है वही करता है हमेशा, ठीक है। तो आर्ट कहने का मतलब हर चीज को करने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, एक ऑर्डर होता है। तो उसी से करवाओ जिसको वो आर्ट आती है, यानी कि हर किसी से, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग के अंदर हम 2 बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, 3 बड़ी बड़ी चीजें। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं कि कितनी करी है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, और भी कई सारे स्टेप हैं, ठीक है। तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो। मुझे मालूम है मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत समय ले लिया, लेकिन तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, तुम्हें सिर्फ बैठकर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये 3 शब्द चिपक गए होंगे अपने कान के अंदर। क्या? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को मेजर करना। तुम ये कह जा रहे हो भाई खरीदा है, खरीदा है, कितना खरीदा है ये भी बता दे। कहेगा ये नहीं पता, बस खरीदा जरूर है, बोला खरीदता रहे फिर बैठ के, है ना। तो सबसे पहला काम है ट्रांजैक्शन को मेजर करना कि करी कितनी है ना। ट्रांजैक्शन को मेजरमेंट करना, ठीक है। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल जाए, देन इट विल बी रिकॉर्डेड, तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और रिकॉर्डिंग के बाद हम हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो लिखो नंबर 1, पहला फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखाऊंगा? डेफिनेशन अकाउंटिंग की, ठीक है। तो लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग, खुद से लिखो तो बहुत ही बढ़िया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉमा मेजरिंग, है ना, ट्रांजैक्शन को मेजर करना, आइडेंटिफाइंग कॉमा मेजरिंग कॉमा रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। आइडेंटिफाई करना मतलब ट्रांजैक्शन को पहचानना, मेजरमेंट करना मतलब कितनी करी है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग, एक और लिखो कॉमा समराइजिंग, इसका मतलब मैं भी बता दूंगा, पहले लिख लो समराइजिंग। देखो, इसमें Z लगाओ चाहे S लगाओ, एक ही बात है, समराइजिंग कॉमा इंटरप्रेटिंग, इसका भी मतलब अभी बता दूंगा, पहले लिख लो
बोर्ड पे स्पेलिंग लिखी भी है ना, खुद से लिखो तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड communicating financial information, communicating financial information, classifying, summarizing, interpreting and communicating, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information, financial information। देखो रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड के बाद क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। तुमने सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग कर दी, किससे बेचा था बेचने वाली ट्रांजैक्शन, किस किस से खरीदा था खरीदने वाली ट्रांजैक्शन, किस किस को उधार में खरीदा था उधार वाली ट्रांजैक्शन, किस किस को उधार में बेचा था उधार वाली ट्रांजैक्शन इसमें आ गई, ठीक है, और किस किस से कैश में काम करा, सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग कर दी। अब उन ट्रांजैक्शन को समराइज किया जाता है। समराइज का मतलब होता है ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डीपली देखते हैं कि हाँ अब थोड़ा हिसाब किताब लगाया जाए कि कितने रुपए का कैसे हिसाब बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखना समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। समराइज में क्या होता है, ट्रांजैक्शन को तुम डीपली देखते हो, एक बार तुमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा डीपली देखते हो, लेकिन उसके बेस पर कंक्लूजन तुम यहां से निकालोगे। फॉर एग्जांपल तुमने सब कुछ देखा और टोटल एंड में तुमने देखा कि जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी ना उसका टोटल आ रहा है 50,000। कितनी ट्रांजैक्शन थी क्रेडिट वाली, 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन, और तुमने ये देखा कि कैश वाली ट्रांजैक्शन 40,000 आ रही है टोटल। मतलब तुमने 40,000 रुपए में कैश की ट्रांजैक्शन करी है और 50,000 रुपए में तुमने उधार ट्रांजैक्शन करी है। तो तुम देखो ये दोनों रिजल्ट तुमने कहां से निकाले होंगे, समराइजिंग से रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन अब इसके बेस पर तुम कंपैरिजन यहां पर करोगे, इंटरप्रेट करोगे ना रिजल्ट को, हाँ कि कैश के मुकाबले क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने ज्यादा कर दी, है ना, कैश के मुकाबले तुमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन ज्यादा कर दी, और कितनी ज्यादा कर दी, 10 ज्यादा कर दी। तो कुल मिलाकर तुमने उसके बेस पर क्या निकाला है, कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। मतलब तुम रिकॉर्ड कर लेते हो, रिकॉर्ड के बाद उस इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या करते हो, रिजल्ट ही तो निकालोगे भाई, रिकॉर्ड कर करके रख रहे हो क्या, नहीं। पूरे साल के एंड में जो अकाउंटेंट होता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो सारी ट्रांजैक्शन के बेस पर हम क्या करते हैं, उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं ताकि कंक्लूजन पता चले, हमें अपनी कंपनी की एसेट्स के बारे में पता चले। खैर ये शब्द रहने दो, एसेट्स जब इसके बारे में आएगा तब मैं बताऊंगा। वैसे तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए एसेट्स की और लायबिलिटीज की कि ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये बातें मालूम होनी चाहिए कि हमारी कंपनी की एसेट्स कितनी रही, हमारी कंपनी की लायबिलिटीज कितनी रही, हमारे कंपनी के क्रेडिटर्स कितने रहे और हमारी कंपनी के डेटर्स कितने रहे। और जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है जिसे उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कम्युनिकेशन वाला पार्ट बाद में समझ में आएगा। तो मुझे बताओ अकाउंटिंग की हेल्प से हम हर तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन को आसानी से क्या कर पाते हैं, रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हुए हर तरह के ट्रांजैक्शन को क्या कर पाते हैं, रिकॉर्ड। ये तो थी बेसिक डेफिनेशन, है ना, लेकिन एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखना, तुम लिखो अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। बोर्ड पे देखो, अमेरिकन फुल फॉर्म लिख सकते हो तुम, एक नंबर में कई बार आ चुकी है इसकी फुल फॉर्म, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये जैसे हम लोगों की में इंडिया के अंदर क्या माना जाता है, ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का है। इसी तरह से अमेरिका का क्या है, AICPA, अकाउंट अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वहां पर CPA होता है, हमारी में CA होता है, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन तो ये थी जो अभी मैंने लिखवाई थी। इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन होती है, ये बात भी पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, स्पेशली यही आता है, राइट डाउन द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। मतलब वो हमसे स्पेशली डेफिनेशन पूछता है, किसके अकॉर्डिंग, अमेरिकन वाली, ठीक है। तो वो डेफिनेशन लिख लो। देखो जब देखोगे ना अमेरिकन की भी तो तुम कहोगे भैया इसमें तो कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, लेकिन हाँ जब ये वाली पूछी जाए ना अमेरिकन वाली तो तुम्हें यही वाली लिखनी, इसलिए कह रहा हूं। तो लिखो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो इसने वही बातें बोली है जो हमने अपनी डेफिनेशन में बोली थी, कुछ खास फर्क नहीं है।
इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज एन, बोर्ड पे लिखा हुआ है आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग, है ना, ये भी वही सारी बातें बोल रहा है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बोर्ड पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बोर्ड पे लिखा हुआ है इन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे बताओ सारा काम किसकी टर्म्स में चलता है भाई? मनी के टर्म्स में ही चलता है। और अकाउंटेंसी तो छोड़ो, हर जगह किसकी टर्म्स में चलता है? हर जगह मनी के टर्म्स में ही चलता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। मतलब किसकी फॉर्म में काम करते हैं हम? मनी की फॉर्म में। कितने रुपए का माल दिया है, कितने रुपए का माल लिया है, कितने रुपए का उधार करा है, कितने रुपए का कैश करा है, हर काम किस में चल रहा है? रुपए में, मतलब मनी में, ठीक है। तो लिखो इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, और तब हम क्या करते हैं? रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब वही है कंक्लूजन निकालना, है ना। भाई तुम रिकॉर्ड कर रहे हो डाटा, तो डाटा क्या यूं ही रिकॉर्ड कर रहे हो खाली बैठे हुए थे क्या? नहीं, डाटा के बेस पर क्या निकालते हो तुम? रिजल्ट निकालते हो कि हमने कितनी ट्रांजैक्शन कैश करी हैं, कितनी ट्रांजैक्शन उधार करी है, टोटल कितना परचेज करा है, टोटल कितना सोल्ड करा है, ये सारी बातें हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन के अंदर, है ना। तो लिख लो एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो कुल मिलाकर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है वो भी हमारी ही डेफिनेशन की तरह अपनी डेफिनेशन देता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम किसी भी तरह के बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी? भाई बिल्कुल होगी। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती तो इतना बड़ा सब्जेक्ट क्यों बनाया जाता अकाउंट्स? क्यों 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ते? क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट का इतना बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स, कॉमर्स का स्पेशलाइजेशन क्यों किया जाता? नहीं किया जाता। अगर बिना अकाउंट के काम चल जाता। लीगली भी जरूरी है, प्रोफेशनली भी जरूरी है, ठीक है, और पर्सनल लेवल पर भी बहुत जरूरी है, हर तरह से बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो इसीलिए तो कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन क्या कहलाती है? सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। खैर इतनी सारी बातें छोड़ो, इतने डिंगे नहीं मारेंगे अभी स्टार्टिंग में हम, अभी तो हमने अकाउंटेंसी पढ़ना सीखा है ना, अभी हम इतने माहिर कुछ भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि अकाउंटिंग के अंदर हम ज्यादातर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पैसों के हिसाब से मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अलग अलग करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं। समझ रहे हो ना? तुम्हें मैंने बस एक लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझाया, कम्युनिकेटिंग, मुझे याद है, मुझे ये वाला पॉइंट याद है, और मुझे ये भी मालूम है मैंने जानबूझकर नहीं समझाया। क्यों? बस एक क्लास की बात है, बस एक क्लास, कुछ भी नहीं है ये, एक क्लास के बाद समझ में आने लग जाएगा कम्युनिकेट का मतलब, ठीक है, जब यूजर्स के बारे में थोड़ी सी बातें आएंगी। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता ही देता हूँ कम्युनिकेटिंग का। मुझे बताओ, तुमने अपने बिजनेस के बारे में सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रखे हैं सारे, तुम्हारी बहुत अच्छी पोजीशन है मार्केट में, बहुत दमदार कंपनी हो, अपना कोई सा भी रिकॉर्ड छुपाते नहीं हो, जो है जैसा है सबके सामने है। तुम अपने रिकॉर्ड को गवर्नमेंट से नहीं छुपाते। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी खुश, यार ये बढ़िया है, कुछ भी नहीं छुपाता। तुम अपने रिकॉर्ड पब्लिक से नहीं छुपाते। अब तुम सोचोगे भैया पब्लिक को क्या ज्यादा के दिखाते हैं? नहीं, पब्लिक को जा जाकर नहीं दिखाते हैं, न्यूज, न्यूज के थ्रू, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुलेआम दिखाते हो, कोई डर नहीं है। तुम्हें एक चीज मालूम है, जो हमेशा सही होता है ना बंदा, जिसने कभी कुछ गलत ना करा हो, उसे कभी भी कोई डर नहीं होता है, वो खुलेआम करता है जो भी करता है ना। तुम अपने रिकॉर्ड पब्लिक से नहीं छुपाते, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और समझो, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है बिजनेस की, तुमने बैंक से क्या लोगे? लोन, लोन समझते हो ना? मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है बिजनेस में ना, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। मान लो बिजनेस में तुम्हें पैसों की कमी हो रही है और तुमने सारा पैसा लगा रखा है, फिर भी जरूरत पड़ रही है, तो तुम ऐसे में किसके पास जाते हो? हाथ फैलाकर, अपनी झोली फैलाकर बैंक के पास। बैंक वालों से कहते हो मुझे 20 लाख का लोन दे दो। वो कहेंगे अच्छा हम तो लोन देने के लिए बैठे हैं, ये लो 20 लाख रुपए, है ना। ऐसा होता है? नहीं, ऐसे होता तो फिर मैं भी चला जाता, है ना। ऐसा होता तो मैं भी चला जाता। बैंक वाले ऐसे नहीं बैठे कि वो पैसा लेके बैठे हुए गड्डी आओ और हड्डी बना के तुम्हारे मुंह में दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता कैसा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम लोन लेने जाओगे ना, वो कहेंगे अच्छा लोन चाहिए 20 लाख का, वो भी किस बेस पर दूं? वो तुम बोलोगे बिजनेस करते हैं,
वो कहेंगे बैंक वाले अच्छा बिजनेस करते हो, किस चीज का बिजनेस करते हो तुमने बता दिया, ऐसे ऐसे बिजनेस करते हो, कहेंगे लोन दे दो। तो बैंक वाले कहेंगे क्यों दूं, ऐसे तुम्हारे कहने से क्या होता है, बिजनेस करते हो, इस चीज का करते हो, मैं कैसे मान लूं। कहेंगे हमारे रिकॉर्ड, हम पब्लिक से कुछ भी नहीं छुपाते, हम सारे रिकॉर्ड दिखाकर रखते हैं पब्लिक को। तो वो कहेंगे बैंक वाले पब्लिक को दिखाते हो ना, उनसे जाके लोन मांगो फिर। कहेंगे अच्छा गवर्नमेंट के बारे में जान लो, गवर्नमेंट को भी सारे रिकॉर्ड दिखाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कुछ भी नहीं छुपा रखा, तो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से जाके लोन मांगो। कहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा लोन के, वो कहेंगे अपने सारे रिकॉर्ड्स जितने भी तुमने अब तक 5 साल 10 साल में मेंटेन करके रखे हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स की एक रफ फाइल बनाकर हमें सबमिट करो, उसको हम कंसिडर करेंगे। और हाँ, जब हमें ऐसा लगेगा कि इस बंदे में दम है कि ये 5 साल बाद मेरा ये 20 लाख का लोन चुका देगा, जब बैंक वालों को ये बात का एहसास हो जाएगा ना कि हाँ इस बिजनेसमैन में ये दम है कि ये 5 साल बाद मेरा लोन चुका देगा रिकॉर्ड के बेस पर, तो वो देंगे तुम्हें लोन, वरना लोन तो छोड़ो कुछ भी नहीं देने वाले वो तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुमने अपने जो रिकॉर्ड कर रखे थे, तुमने उस रिकॉर्ड को किसको कम्युनिकेट करा, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करा। तुमने अपने उन रिकॉर्ड्स को किसको कम्युनिकेट करा, या समझ में आ रहा है ना, कम्युनिकेट किसको कम्युनिकेट करा, पब्लिक को कम्युनिकेट करा। तुमने इन रिकॉर्ड्स को किसको कम्युनिकेट करा, बैंक को कम्युनिकेट करा। अब मुझे बताओ, क्या केवल ये 3 ही लोग होते हैं जिन्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, एक बिजनेसमैन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके वर्कर को भी जरूरत पड़ती है, उसके स्टाफ को भी जरूरत पड़ती है, जिससे वो, अच्छा मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे पास दुनिया भर के एग्जांपल है। कम्युनिकेट का मतलब क्या है अभी समझ में आता है। देखो, तुमने ए बंदे से माल खरीदने की कोशिश करी, परचेस करा, तुमने कहा यार 20 लाख का माल दे दे, वो कहेगा दे दूंगा, ठीक है 20 लाख का बताओ। बड़ी फर्म होगी ना, बड़ा बिजनेसमैन होगा, 20 लाख का माल खरीदता है, ठीक है, कहता 20 लाख का माल दे दे लेकिन उधार दे दे। कैसे दे दे, उधार। ये कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले ले उधार, ऐसे बोलेगा नहीं, 20 लाख है, 20 रुपए नहीं है, 20 लाख का माल है, 20 रुपए का माल नहीं है। उसने बोला ये मान गया, नहीं, वो कहेगा भाई ऐसे कैसे दे दूं, तेरे ऊपर भरोसा कैसे करूं कि तू मुझे ये पैसे दे देगा, भरोसा कैसे करूं तू मुझे ये पैसे देगा बाद में। कहेगा मेरे मेरे बिजनेस का ना रिकॉर्ड देख ले कि मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, मेरे अंदर क्षमता है तुझे ये वापस देने की पैसे, मेरे रिकॉर्ड्स देख ले। वो कहेगा हाँ ये बात सही है, अपने रिकॉर्ड्स दिखा। ये भी क्या बोलेगा, अपने रिकॉर्ड्स की एक कंप्लीट फाइल बनाकर मुझे सबमिट कर, तब ये ट्रांजेक्शन हमारी होगी, तब ये मान जाएगा। तुम सोच रहे हो रिकॉर्ड में ऐसा क्या है जो रिकॉर्ड देखते ही पब्लिक मान जाती है, रिकॉर्ड देखते ही गवर्नमेंट मान जाती है, रिकॉर्ड देखते ही बैंक वाला मान जाता है, रिकॉर्ड देखते ही ए मान गया, ऐसा क्या है रिकॉर्ड में? ध्यान रखना, रिकॉर्ड्स के अंदर तुम्हारे बिजनेस के बारे में एक छोटी से छोटी चीज लिखी हुई है, और वो इतनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज है कि तुम्हारे बिजनेस की रियल वैल्यू पता चल जाती है सामने वाले बंदे को। हर कंपनी, हर बिजनेसमैन ये रिकॉर्ड नहीं दिखाता है इतनी आसानी से, मैं कह जरूर रहा हूं कि दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, हर कोई इतनी आसानी से अपने ये रिकॉर्ड रिवील नहीं कराता, खास करके गवर्नमेंट को तो बहुत ही कम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या लगा देगी तुम्हारे ऊपर, टैक्स, है ना, इतना आसान नहीं है दिखाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो इन्फॉर्मेशन तुम इकट्ठी कर रहे हो ना, वो चार डालने के लिए इकट्ठी नहीं कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं हम, कम्युनिकेट करते हैं। किस किस को? कभी करना पड़ता है गवर्नमेंट को, कभी कम्युनिकेट करना पड़ता है बैंक को, कभी कम्युनिकेट करना पड़ता है क्रेडिटर को, कभी कम्युनिकेट करना पड़ता है पब्लिक को। और भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, और भी बहुत सारे क्या हैं, यूजर्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैंने यूजर वाला टॉपिक जानकर अभी नहीं बताया क्योंकि वो इस चैप्टर के बाद में आएगा, लेकिन हाँ कम्युनिकेट का मतलब थोड़ा सा समझाना था, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें कम्युनिकेट का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, खैर कम्युनिकेशन तो मैं समझ में आ गया। अब जरा अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रिपीट करें, बस 1 मिनट का टाइम है ना, बस 1 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखो कैसे 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, रिकॉर्ड करनी है, फिर देखते हैं कितनी करनी है, 10,000 रुपए में खरीदा है, 15,000 में खरीदा है, कितने में खरीदा है, मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा काम, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कर ली सारे ट्रांजैक्शन, अब उनको अलग अलग करो, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई क्या, समराइज करो, उनके बारे में चीजों को पहचानो, फिर इंटरप्रेट करो, और इंटरप्रेट क्या, जो रिपोर्ट तैयार होती है उस रिपोर्ट को अगर जरूरत पड़ रही है तो किसी को कम्युनिकेट कर दो, नहीं तो उठा करके रख दो। उस इंफॉर्मेशन को या तो उस बंदे को दे दो जिसे जरूरत है, फॉर एग्जांपल बैंक, या फिर उस इंफॉर्मेशन को सालों साल उठाकर रख दो, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से तो आता ही है, लेकिन अकाउंटिंग के ब्रैकेट में एक वर्ड और लिख लेना, फीचर्स। फीचर्स का मतलब भी क्या होता है, विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब भी क्या होता है, विशेषताएं। और एट्रीब्यूट्स एक नया वर्ड, कई बार पेपर में किस वर्ड से आया है, इसी वर्ड से, एट्रीब्यूट्स। तो ध्यान रखना जितनी चीजें, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से चिपका लो, थ्योरी का पार्ट प्रॉपर तरीके से यहीं से बनता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या खासियत होती है अकाउंटिंग की, ध्यान रखना। जो बातें हमने डेफिनेशन में पढ़ी है ना, वही बातें कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। जितनी भी चीजें हमने डेफिनेशन में डाली हैं, वो सारी चीजें सबसे पहले कहां पर आएंगी, फीचर्स में आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। तो मुझे बताओ सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसैक्शन को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कि ट्रांसैक्शन कौन सी रिकॉर्ड करनी है और कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। एक एग्जांपल देता हूं, तुमने बोला परचेज करा है, गुड्स करे, है ना, गुड्स का मतलब होता है माल। तुमने किसी से क्या खरीदा है, माल खरीदा है ना, गुड्स खरीदे, 10,000 के खरीदे। एक बंदा आया मेरे पास भागता हुआ, मतलब अकाउंटेंट के पास आया भागता हुआ, और उसने कहा रिकॉर्ड कर लो, हमने माल खरीदा है, 10,000 का खरीदा है, ये रहा माल। माल भी लेकर आया, सबूत के तौर पर क्या लेकर आया है, माल भी लेकर आया है। क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। उसके कहने से और उसके माल के लाने से ये बात साबित नहीं होती कि वाकई में ट्रांजैक्शन हुई है। तुम सोचोगे भैया ये कैसे अजीब सी सिचुएशन है, माल भी लेकर आया है, और सबसे बड़ी बात वो बंदा ना स्टाफ का ही है, और ये बात अकाउंटेंट जानता है कि ये बंदा स्टाफ का है, और हर बार यही खरीदता है, हर बार खरीद खरीद के यही माल लेकर आता है, फिर भी अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करने वाला। कमाल की बात है, वो फिर भी रिकॉर्ड नहीं करने वाला। क्वेश्चन है क्यों नहीं करने वाला। ये वही चीज है, मैंने भी बताया था ना, ट्रांजैक्शन को पहचानना पड़ता है कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। इसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो कोई रिसिप्ट ना दिखाए, जब तक वो कोई बिल ना दिखाए, जब तक को कोई कैश मेमो ना दिखाए। ये वो सबूत होते हैं जो लीगली इस बात को प्रूफ करते हैं, हाँ ट्रांजैक्शन हुई है। समझ रहे हो ना, उसके कहने से, उसके माल के लाने से, उसके स्टाफ का मेंबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वो कोई लीगली प्रूफ लेकर आया है जिस पर बेचने वाले का, खरीदने वाले का अमाउंट, डेट, उसकी दुकान का नंबर, मतलब हर वो जरूरी चीज जो जरूरी होती है वो लिखी भी है, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वरना उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ये सब चीजें नहीं थी ना, तब तक ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं थी। मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियली वैलिड नहीं थी, है ना। फाइनेंशियली का मतलब होता है इसका कोई फाइनेंशियल प्रूफ नहीं था, ना तो इसकी कोई ओरिजिनल रिसिप्ट थी, ना ही कोई बिल लेकर आया वो, ना ही वो कैश मेमो लेकर आया। ऐसे करते हैं बिजनेस, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। ऐसे तो आजकल कोई घर में भी नहीं माल खरीदता है। तुमने देखा होगा, हम कंपनी का मोबाइल फोन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, तो एक ओरिजिनल बिल होता है। अगर वो बिल ना दे तो बोलोगे कोई बात नहीं, चलता रहता है। ऐसे नहीं होता। मूर्ख इंसान तो एक समय में बोल देगा ऐसा, या किसी मजबूरी की वजह से बोल देगा। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन की ये प्रूफ नहीं होते हैं, उसका फाइनेंशियल वैलिड नहीं होता है, और हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका फाइनेंशियल वैलिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर लिखना है, बहुत ही बढ़िया काम है और बहुत ही आसान है। थ्योरी को दिमाग के अंदर तक घुसाने की जिम्मेदारी मेरी है। घर पर बस उस पॉइंट को एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आए फिर मुझसे पूछो। तो लिखो सबसे पहला फीचर, आइडेंटिफाइंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान बात है। हम उन ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, हम उन ट्रांजैक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कैसी होती हैं, फाइनेंशियल होती हैं। मैंने तुम्हें अभी अभी एग्जांपल दिया था, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि वो बंदा भागता हुआ आया और कहने लगा मैं 10,000 का माल खरीद के लाया हूं, ये रहा माल, रिकॉर्ड कर लो। नहीं, उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, बिकॉज उसके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है ट्रांजैक्शन का। उसके कहने से, उसके माल के लाने से कुछ नहीं होता। दुकानदार भी मेरे को कॉल करके बताएगा ना मैंने बेचा है इसको, तब भी मैं नहीं मानने वाला। अकाउंटेंट मतलब तब भी वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। और अगर रिकॉर्ड कर दिया ना गलती से, उसने बोल देगा तुझे अकाउंटेंट किसने बताया, प्रूफ क्या था,
तूने रिकॉर्ड कर दिया 10 लाख का माल, सपोज रिकॉर्ड कर दिया, प्रूफ क्या था, कहेगा यार ये स्टाफ का बंदा है, कहेगा स्टाफ का बंदा है, तू निकल यहां से, ठीक है। तो ये काम होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम क्या पहचाने कि ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है, फाइनेंशियल है। ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है, फाइनेंशियल है। लिखो, अकाउंटिंग वर्क्स ओनली, बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्क्स, अकाउंटिंग वर्क्स ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये रहा बोर्ड पे वर्क्स, अकाउंटिंग वर्क्स ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग काम करती है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। अकाउंटिंग वर्क्स ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वर्क्स ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन as they change in resources, as they change in resources of a firm, as they change in resources of a firm, firm मतलब कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फैक्ट्री, है ना। as they change in resources of a firm, of a firm, ठीक है। हाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो इन आइडेंटिफिकेशन, इन आइडेंटिफिकेशन, है ना, इन वर्ड अलग है और आइडेंटिफिकेशन अलग है, ठीक है। इन आइडेंटिफिकेशन, अब मैं बता रहा हूं इसमें हम करते क्या है, हम इसमें ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं कि किसका नेचर फाइनेंशियल है और किसका नेचर फाइनेंशियल नहीं है। लिखो, इन आइडेंटिफिकेशन वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, in identification we can identify the transaction, in identification we can identify the, we can identify the transaction of financial nature, we can identify the transaction of, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब हम उस ट्रांजैक्शन को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसका नेचर कैसा है, फाइनेंशियल। और भैया हमें कैसे पता चलेगा कि उसका नेचर फाइनेंशियल है, भाई ऐसे पता चलेगा, कोई लीगल प्रूफ होना चाहिए, फॉर एग्जांपल बिल हो, रिसीप्ट हो, कोई रसीद हो, है ना, वो सब। तो लिख लो वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। लिखो फुल स्टॉप। अब लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल समझते हो ना, कच्चा माल। परचेज ऑफ, तुम क्या खरीद के लाए थे, कच्चा माल खरीद के लाए थे, है ना। क्या तुम्हारे कहने से बात बन जाएगी, नहीं, बिल दिखाओ, खरीद के लाए हो तो बिल दिखाओ, है ना। लिखो फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आइडेंटिफाइड बाय, बोर्ड पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल identified by bills and receipts, identified by bills and receipts, बोर्ड पे लिखा हुआ है receipts, वैसे मैंने पहले भी स्पेलिंग लिखी थी तो खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा है, खैर बोर्ड पे लिख दिया मैंने receipts, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाता है ना कि हाँ इसको करना चाहिए रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, तब हम रिकॉर्ड करते हैं और तब पूछूंगा अब मुझे बताओ कितने का खरीदा है, कितना खरीदा है, सुनो मेरी बात को। अब मैं पूछूंगा कितने, पहले तो मैं ये मान ही नहीं रहा था कि तूने ट्रांजैक्शन करी है, अब तूने बिल दिखाया है ना, अब मेरे को पहले देखने दे तूने कितना खरीदा है, ठीक है, कितने रुपए का खरीदा है, समझ रहे हो ना। यानी कि अब बारी आती है मेजरमेंट की, अब मैं चीजों को मेजर करूंगा कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो कितने की हुई है। तो दूसरा फीचर मतलब दूसरा एट्रीब्यूट मतलब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को आंकना कि कितना है, ठीक है, मतलब 2 लाख का है, 10 लाख का है, 2 रुपए का है कितने का, ठीक है। तो लिखो, और तुम्हें मालूम है क्या सोने में मेजर करते हैं कि कितने का खरीद के लाए हो, 10 ग्राम सोने रुपए के मुकाबले खरीद के लाए सर, 10 ग्राम सोने का खरीद के लाए नहीं, है ना, रुपए में बात करते हो, 10,000 रुपए का खरीद के लाए हो, 20,000 रुपए का खरीद के लाए हो, है ना, ऐसे ही तो बोलते हो। तो लिखो अकाउंटिंग डील्स इन, बोर्ड पे लिखा हुआ है डील्स, अकाउंटिंग डील्स इन
common measurement unit. Accounting deals in common measurement unit. Common measurement unit, that is money, है ना। मनी के हिसाब से काम करते हैं। उसने ज्यादा खरीदा है, ठीक है 10,000 का, इसने कम खरीदा है 100 रुपए का, उसने थोड़ा बहुत खरीदा है 500 रुपए का, है ना। ऐसी तो बोलते हैं। या फिर ये बोलते हैं अच्छा उसने 1 सोने का सिक्का दिया फिर खरीद के लाया, इसने 10 सोने के सिक्के दिए फिर खरीद के लाया ना। सोने का जमाना गया, है ना। अब तो जागने का जमाना है, मतलब पैसों का जमाना है। लिखो, अकाउंटिंग डील्स इन कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट, कॉमन मेजरमेंट यूनिट, दैट इज मनी, है ना। मनी के हिसाब से काम करते हैं। मतलब पूरी अकाउंटिंग सिर्फ एक कॉमन वैल्यू पर काम करती है। किस पर? पैसे पर। और अकाउंटिंग ही क्या, हर कोई इसी पर काम करता है भाई। मैं भी इसी पर काम करता हूं, तुम भी इसी पर काम करते हो, हर कोई इसी पर काम करता है। दैट इज मनी। देखो फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज। हमने गुड्स खरीदे, गुड्स समझते हो ना तुम, माल। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैं लकड़ी खरीद के लाया हूं, हो सकता है प्लास्टिक खरीद के लाया हूं, हो सकता है लोहा खरीद के लाया हूं, है ना। कुछ भी खरीद के लाया हूं। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 3 लाख। बोर्ड पे लिखा हुआ है, कभी जीरो कम ज्यादा कर दो, 5 जीरो आएंगी। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख। कितने का माल खरीद के लाया हूं? 3 लाख का। मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलता मैं खरीद के लाया हूं, क्या मेजरमेंट हो पा रही है? नहीं। पहले बताओ तो सही भाई कितने का लाए हो, है ना। तभी तो रिकॉर्ड करूंगा, तभी तो रिकॉर्डिंग होएगी। जब तक रुपए ही नहीं पता चलेंगे तब तक कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करती है जो किसमें लिखे हुए होते हैं, मनी में। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ किस चीज को रिकॉर्ड करती है? मनी वाली बात को, है ना। तो लिख लो इसी के अंदर। मैंने क्या लिखवाया था? फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख। अब लिखो फुल स्टॉप के बाद, इट मीन्स अकाउंटिंग इंक्लूड्स ओनली, बोर्ड पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स, इट मीन्स अकाउंटिंग इंक्लूड्स ओनली मनी मेजरमेंट ट्रांसैक्शंस, इंक्लूड्स ओनली मनी मेजरमेंट ट्रांसैक्शंस, इंक्लूड्स ओनली मनी मेजरमेंट ट्रांसैक्शन। मतलब अगर अकाउंटिंग वर्क करेगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करेगी? मनी वाली ट्रांसैक्शन के लिए। जिनको हम मनी की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने ना माल रखने के लिए 2 बिल्डिंग खरीदी हैं आज। कितनी बिल्डिंग खरीदी हैं? 2 बिल्डिंग खरीदी हैं, 5 मशीनें खरीदी हैं नई। लेकिन हमें ना इनके रेट नहीं मालूम है। मायने रखती है ना 2 बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग कम से कम लाखों रुपए, लाखों तो छोड़ो 50 लाख 60 लाख इतने रुपए के आसपास की बनती है। और मशीनें भी कुछ कम नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बहुत महंगी होती है। मतलब इन दोनों की वैल्यू धासु है ना। लेकिन क्या इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन को, इतनी हैवी इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, है ना। तो रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले क्या हो? मेजरमेंट हो, देन इट विल बी रिकॉर्डेड। तो तीसरा फीचर लिखो, रिकॉर्डिंग। अब मैं करूंगा रिकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना कैसे सीरीज चल रही है। अगर मेरे पास तुम अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ रहे हो तो मैं इतना दावा करता हूं, बस तुम्हें घर पर रीड आउट करना है जाकर। और रीड आउट भी नहीं, बस ये पॉइंट पढ़ने हैं, उसी से काम हो जाएगा। और इतनी सिंपल और सटीक लैंग्वेज है, बुक की तरफ देखो तक मत, देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। लिखो रिकॉर्डिंग में। मतलब जब हमें पता चल जाता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं। और तुम्हें मालूम है सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजैक्शन की किस में की जाती है? जर्नल में। मैंने तुम लोगों को बताया था ना, सबसे ज्यादा अकाउंटिंग का पहला स्टेज रिकॉर्डिंग का क्या होता है? जर्नल। तुम्हें पहले जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ता है। कई बार पेपर में पूछा गया है सबसे पहले रिकॉर्डिंग और सबसे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना है जर्नल एंट्री। जर्नल नहीं तो कुछ नहीं, जर्नल सबसे ज्यादा बेसिक और ओरिजिनल एंट्री मानी जाती है। तो लिखो रिकॉर्डिंग में, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, it is the process of recording financial transactions in the books of original entry, it is the process of recording, it is the process of recording
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लिख लो, दैट इज जर्नल एंट्री, है ना, दैट इज जर्नल एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री, ठीक है। और जरूरी नहीं है जर्नल में, है ना, लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें जर्नल में ही करनी पड़ती है। जर्नल के अलावा भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती है, कैश बुक में रिकॉर्ड करना, परचेज बुक में रिकॉर्ड करना, सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करना। मैंने इतनी सारी चीजें तो अभी नहीं पढ़ाई है, लेकिन हाँ इनके अंदर भी रिकॉर्डिंग होती है, तो लिख लो इसी के अंदर, फुल स्टॉप के बाद लिखो फर्दर इट इंक्लूड्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्दर, मतलब सबसे पहले तो हम जर्नल में करते हैं और फिर बाद में इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो लिख लो फर्दर इट इंक्लूड्स, further it includes entry in the cash book, further it includes entry in the cash book, entry in the cash book, comma purchase book। ये सारी बुकें मैं पढ़ाऊंगा जब इन चैप्टर्स की बारी आएगी। अभी बस ध्यान रखो जैसे हमारी जर्नल एंट्री होती थी उसी तरह से ये भी एंट्री होती हैं, कैश बुक कॉमा परचेज बुक कॉमा सेल्स बुक, परचेज बुक, है ना, सेल्स बुक। तो जैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह से इन बुक्स में भी रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या